एंड वीडियो सारी की सारी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं नेम Day37। ऑल्दो जब मैं रिएक्ट अगर यूज़ कर रहा हूँ तो रिएक्ट का अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, वो आपको पता ही है। तो मैं इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करूँगा ताकि मैं टर्मिनल ओपन कर सकूँ और अपनी कमांड रन कर सकूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ जाऊँगा 3 डॉट्स पे, टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल, या फिर एक और शॉर्टकट है कंट्रोल एंड बैक टिक, जो एस्केप के जस्ट नीचे एक की होती है, उसको कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, अब इस टर्मिनल में क्या कमांड रन करनी है, ये कमांड्स अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। वो थी npm create wait @latest। सो npm यूज़ करने के लिए, जो मैं npm कह रहा हूँ, इसके लिए आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। क्या चीज़? Node.js, ठीक है। तो Node.js इंस्टॉल कर लीजिए, तभी आप npm यूज़ कर पाओगे। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर, बेसिकली प्ले स्टोर समझ लो इसको, डेवलपर्स का प्ले स्टोर। तो रिएक्ट किसी और बंदे ने बनाया है, मैं उसका कोड लेके आना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे आएगा? मैं लिखूँगा npm create wait @latest। अब ये वीट क्या है? वीट होता है हमारा बंडलर। बंडलर मतलब जिसने रिएक्ट बनाया उसने तो बनाया ही बनाया है, बस उसके ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, जो फोल्डर आपको मिल जाता है, स्टार्टिंग में एक बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है, वो सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है वीट, ठीक है। देन इसके बाद आपको कर देना है एंटर, npm create wait @latest। इसके बाद आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे कि प्रोजेक्ट का नाम मान लो मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट ही बोल देते हैं प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रिएक्ट। तो आप एरो की से ऊपर नीचे करेंगे तो मैं रिएक्ट के पास जाऊँगा, देन एंटर कर दूँगा। सेलेक्ट अ वेरिएंट, यहाँ पे आपको नीचे करके जावास्क्रिप्ट कर लेना है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। विच लिंटर टू यूज़, इसको अभी एंटर करके वो एक्सीलेंट ही रहने दो, ठीक है। एंड इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। तो अब क्या होगा, देखो एक फ़ोल्डर बन चुका है कंपोनेंट नाम का, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था एग्जैक्टली उसी नाम का मेरा प्रोजेक्ट रनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो आप। डाउनलोड हो रही है चीज़ें, ठीक है, एक्चुअल में डाउनलोड ही हो रही होती है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड आज हम कंपोनेंट्स ही पढ़ेंगे, बट कंपोनेंट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। सो इसका वेट करेंगे थोड़ा सा। एंड Node.js किस किसने इंस्टॉल कर लिया है ये बताओ चलो। Node.js किस किसने इंस्टॉल कर लिया है? 3 लोगों ने, 4, 5, ग्रेट। तो सभी लोग इंस्टॉल करो देखो Node.js। और बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं क्लास में, सिर्फ 16, उसमें से भी एक मेरी स्क्रीन है, एक मेरी प्रोफाइल है, मतलब 14, सिर्फ 14 लोग हैं क्लास के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि रिएक्ट तक बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं। अब देखो कंपटीशन का पता आपको यहीं से चल जाएगा। लोग बोलते तो हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये समझो 45 डेज़ की क्लास में कितने लोग रहे एंड तक? सिर्फ 16 हैं, और एंड भी नहीं हुआ अभी, सिर्फ 35-36 डेज़ हुए हैं। तो देख लो आप, एंड तक सिर्फ मुझे लग रहा है कोई 1-2 बंदे बचेंगे। तो कंपटीशन आप देख ही रहे हो कितना है, आपके सामने है रिजल्ट्स। बाकी आपके ऊपर है, बातें बनानी है तो बातें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, तो हमारा लोकल सर्वर है कि स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे मेरी वेबसाइट चलेगी। तो इसको आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, या तो कॉपी करके पेस्ट कर लो, या फिर कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो वेबसाइट आपको बनी बनाई मिलती है, ठीक है, ये जो बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है, ये आपको वीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन? वीट, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही होंगी? app.jsx के अंदर। तो मैं कंपोनेंट फोल्डर जब ओपन करूँगा तो इसके अंदर src एक फ़ोल्डर होगा, जिस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन है मेरे लिए? src मतलब सोर्स। उसके अंदर एक फ़ाइल होती है app.jsx, जिसके अंदर ये सारा का सारा कोड है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हटा देते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं ना जो आपको ये ऐप बनते ही कुछ करने हैं। पहले तो app.jsx के अंदर जाना है, यहाँ से सारी चीज़ें हटा दो, इस एम्प्टी फ्रैगमेंट को छोड़कर, ठीक है, फ्रैगमेंट को रहने दो, और यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक आप इसको रिमूव कर दो, ताकि यहाँ पे ये चीज़ क्लीन हो जाए मेरी। अभी भी यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग आपको दिख रही होगी, ये कैसे जाएगी? पहली चीज़ app.jsx क्लीन करो, दूसरी चीज़ index.css क्लीन करो, तीसरी चीज़ app.css क्लीन करो। तो ये 3 स्टेप्स आपको करना है, तब जाके आपको फाइनली एक इस तरीके से क्लीन पेज दिखाई देगा। ओके, एंड उसके बाद अगर आप चाह रहे हो तो इसको भी हटा दो यहाँ से, इस लाइन को। अब देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो लाइन एकदम ब्राइट सी है, और कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी ग्रे हैं। तो ये ग्रे लाइन जो है ये कौन सी होती है बेसिकली? जो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है। जैसे इसने कहा कि इम्पोर्ट रिएक्ट लोगो, मैं यहाँ पे कहीं पे भी रिएक्ट लोगो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर यूज़ कर रहा होता तो क्या होता? ये थोड़ा सा ब्राइट होता। देखो ये कह भी रहा है कि रिएक्ट लोगो इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रेड, कि आपने कहीं पे इसको यूज़ नहीं किया,
इसका क्या मतलब बना कि मैं इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा पेज एकदम यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। ओके, तो ये जो 3 स्टेप्स हैं आपको कर लेने हैं। ऐप डॉट जे एस एक्स को साफ करना है, इंडेक्स डॉट सी एस एस को क्लीन करना है, एंड ऐप डॉट सी एस एस को आपको क्लीन कर लेना है। ओके, तो अब अगर इसके अंदर मैं लिख दूँ h1 हे देयर, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा h1 हे देयर। तो कल मैंने कंपोनेंट्स की बात की थी, तो कंपोनेंट्स को ज़रा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। कंपोनेंट्स बनाने के 2 तरीके हैं। कंपोनेंट्स है क्या, ये एक कंपोनेंट है, एक फंक्शन जो कि इस तरीके से HTML रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली उसको HTML नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, XML। क्या बोलते हैं, XML, जो कि क्या रिटर्न करता है, इस तरीके से XML रिटर्न करता है, होती है HTML ही एक फंक्शन। तो वो फंक्शन क्यों बनाते हैं हम, ताकि उस चीज़ को हम बार बार यूज़ कर सकें, सिर्फ एक फंक्शन का नाम लिखने से। तो वो फंक्शन आप यहाँ पे भी बना सकते हो चाहो तो, या फिर एक सेपरेट फाइल में भी बना सकते हो। मान लो मुझे यहीं पे बनाना है, तो मैं लिख सकता हूँ फंक्शन कार्ड। तो होता है एक फंक्शन ये आपको पता ही है, बट ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ये करता है XML, ठीक है। XML मतलब HTML। तो मैं या तो ऐसे लिख दूँ कि डिव के अंदर कुछ चीज़ें, या फिर अगर और अच्छे से दिखाना है तो पहले पैरेंथेसिस यूज़ कर लो, उसके अंदर डिव लिख लो, बात एक ही है। बट मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि डिव और डिव, एक जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से 2 चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकता है एडजेसेंट। मतलब ये एक दूसरे के भाई भाई हो गए ना, 5 साथ साथ हुए, तो इनका कोई ना कोई पेरेंट होना चाहिए, पेरेंट और एक ही हो सकता है। या तो इन दोनों को आप एक डिव के अंदर अगेन डाल दो, तब तो पॉसिबल है, बट पेरेंट लेवल पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई सा भी कंपोनेंट देख लो, देखो ये एक ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी फ्रैगमेंट। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये चीज़ तो हो रही है, देखो दोनों जगह, बस इस फंक्शन का नाम अलग है। रिटर्न सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी रिटर्न सेम चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि कार्ड कंपोनेंट, क्या लिख देते हैं, कार्ड कंपोनेंट। तो ये भी जो मेरा कार्ड अभी अभी मैंने बनाया, ये क्या बन गया, मेरा एक कंपोनेंट बन गया। तो कंपोनेंट बनाना तो हार्ड नहीं है, इसको यूज़ करना, यूज़ कैसे करेंगे, देखो हे देयर एक्सएमएल लिख के तो आएगा, हे देयर एक्सएमएल। अब देखो कोई भी चीज़ जो रेंडर हो रही है, ठीक है, जो भी चीज़ है जो रेंडर हो रही है वो आएगी इस ऐप नाम के फंक्शन के अंदर। इस ऐप फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो ही यहाँ पर दिखाई देगा। लिखने को मैंने यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट भी लिखा हुआ है, बट वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको फंक्शन नाम के ऐप के, इस ऐप नाम के फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इस कार्ड नाम के फंक्शन को मैं यूज़ कैसे करूँगा, इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे करूँगा, बेसिकली इसका नाम लिख दो यहाँ पे इस तरीके से कार्ड, और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो। सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसे बनता है, लेस देन, ग्रेटर देन, और यहाँ पे लगा दो स्लैश। या तो ऐसे बंद कर लो, जैसे आपको पता ही है टैग कैसे बंद होता है, स्टार्ट होता है क्लोज होता है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर इसको सेल्फ क्लोजिंग बना दो। सेल्फ क्लोजिंग मतलब कि कार्ड और स्लैश इस तरीके से, या तो सेल्फ क्लोजिंग बना दो या फिर नॉर्मल जैसे H1 टैग है इस तरीके से बना लो। दोनों चीज़ में आपका काम कर जाएगा। देखो कार्ड कंपोनेंट। अब इसके अंदर भले ही मैं 10 चीज़ें लिख दूँ कि पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया कुछ लॉरम 80, कुछ 80 रैंडम वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 80 रैंडम वर्ड्स। अगर मैं सिर्फ एक और बार इस तरीके से कार्ड लिख दूँ, सिर्फ इस तरीके से एक बार और कार्ड लिख दिया मैंने, तो वो सेम की सेम पूरी चीज़ रिपीट हो जाएगी मेरी। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। किसकी रीयूजेबिलिटी, इस कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी, कि मैं एक ही कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी उसको बार बार लिख पा रहा हूँ। अगर नॉर्मल HTML होता तो ये चीज़ मुझे 2 बार लिखनी पड़ती, बट मैंने सिर्फ एक बार लिखी है चीज़ और उसको सिंपली 2 बार यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो कंपोनेंट क्या है, सभी को समझ में आया, यस और नो। ये कंपोनेंट बनाने का पहला तरीका था कि आप सेम फाइल के अंदर बना रहे हो app.jsx के अंदर। अब इसके अंदर आप कितने भी कंपोनेंट्स बना सकते हो, बट जनरली नहीं बनाने चाहिए, एक सेपरेट फाइल आपको बनानी चाहिए, बल्कि एक सेपरेट फोल्डर आपको बनाना चाहिए। अब देखो रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे SRC के अंदर आप मेन कोड लिख रहे हो, इसी तरीके से अंदर आप SRC के अंदर क्या करो, एक और फोल्डर बना दो जिसका नाम रख दो न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कि इसके अंदर मैं सिर्फ कंपोनेंट्स ही रखूँगा। फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स नाम का, इसके अंदर मैं सिर्फ कंपोनेंट्स रखूँगा। एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर सिर्फ मैं इमेजेस रखूँगा, जो इमेजेस मैं वेबसाइट में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं नेम्ड लेट्स से card.jsx, और इसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब ऐसे ही काम करेगा card.jsx। बाकी यहाँ पे सेम चीज़ कर देनी है जो मैंने वहाँ की थी, मतलब मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी ला सकता हूँ इस चीज़ को। ये जो मैंने फंक्शन बनाया इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल एक्स मतलब कट एंड कॉपी, और कंट्रोल V मीन्स पेस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये फंक्शन बन चुका है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि app.jsx में तो सेम फाइल थी,
यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो सेम फाइल के अंदर है। रिएक्ट को पता है कि यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लो, बट अब ये हो गई सेपरेट फाइल। और ऐसा यहाँ पे कोई जादू तो होगा नहीं कि इस ऐप डॉट JSX को पता चल गया कि हाँ वहाँ पे मैंने कार्ड बना दिया। तो इसको मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फंक्शन बना तो दिया, बट यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम कार्ड, और कार्ड का भी पहला लेटर C हमारा हमेशा कैपिटल रहेगा। ओके, तो मैंने लिख दिया कार्ड। अब तो ये जो फंक्शन बना ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब जैसे पहले यूज़ कर रहे थे वैसे यूज़ करो, कि यहाँ पे कार्ड आपने लिखा 2 बार तो आपका काम हो जाएगा। बट क्या होगा, ये काम नहीं होगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। जब कुछ भी आउटपुट नहीं आता है ना, आपको क्या करना है, आपको कंसोल ओपन कर लेना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ से जाओ कंसोल में। तो यहाँ पे आपको ये रेड रेड दिख रहा है, ये आपका एरर है कि एरर कहाँ आ रहा है। तो ये बताएगा कि अनकॉट रेफरेंस एरर, कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि कार्ड डिफाइंड नहीं है। कहाँ पे, app.jsx 9, app.jsx की 9th लाइन पे, app.jsx 9th लाइन, कार्ड डिफाइंड नहीं है। बट कार्ड तो डिफाइंड है, यहाँ पे मैंने बनाया और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया। तो गलती कहाँ हो रही है बताओ, गलती कहाँ हो रही है, कोई बता सकता है? कार्ड मैंने बनाया, एक्सपोर्ट भी किया, यूज़ भी किया, एग्जैक्टली इंपोर्ट नहीं किया मैंने। देखो एक्सपोर्ट तो कर दिया यहाँ पे कि कार्ड.jsx एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, बट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है फाइल आपकी। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट कार्ड, जो आपने वहाँ से एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट क्या किया था, कार्ड, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ लिखनी है कि इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम, अब उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है ./components/कार्ड, इस तरीके से। तो उसका जो कंप्लीट पाथ हुआ वो ये हुआ कि यहाँ से इस चीज़ को लेके आना, इस कार्ड नाम के जो हमारा फंक्शन है इस पर यहाँ से लेके आना। तो अब आप उसको फाइनली यूज़ कर सकते हो, देखो जैसे पहले आ रहा था। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपोनेंट, इस तरीके से। अब मान लो कंपोनेंट कुछ ऐसा था, इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करते हैं। इसमें मान लो यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन, इस पी टैग को यहाँ से हटा देता हूँ। क्या क्या थी यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमारे पास, लेट से H2 के अंदर नेम था कि नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नाम लिया नेम। उसके बाद लेट से H2 के अंदर हमारे पास एज थी कि एज 40। उसके बाद लेट से हमने यहाँ पे कोर्स लिख दिया H2 के ही अंदर कोर्स। लेट से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट। तो ये अब मेरा एक कंप्लीट कार्ड बन चुका है जिसमें यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है यूज़र इन्फो। इसको थोड़ा सा आप स्टाइल भी कर सकते हो। इस पूरे को एक डिव के अंदर डाल देते हैं और उस डिव को एक सिंपल सा बैकग्राउंड कलर दे देंगे। आप चाहो तो मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था कि अगर आपको सेपरेटली यूज़ करना है CSS फाइल तो वो कैसे करोगे। आई होप आपने देखा होगा। बट अगर आपको इनलाइन CSS यूज़ करनी है तो आप लिखोगे यहाँ पे स्टाइल, देन एक बार और इस तरीके से आपको कर्ली ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टाइल लिखते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा एक्वा, इस तरीके से। तो प्रॉब्लम क्या है, कंपोनेंट तो मेरा बना और कंपोनेंट मेरा 2 बार भी आ चुका है, तीसरी बार भी आ जाएगा। कैसे? सिंपली इस चीज़ को मुझे कॉपी एंड पेस्ट कर देना उसके जस्ट नीचे। तो कार्ड में 3 बार लिखा तो 3 बार इन्फॉर्मेशन आ गई, बट 3 के 3 बार मेरी ही इन्फॉर्मेशन आ रही है। कंपोनेंट तो ठीक है कि मैं एक कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ, बट हर बार इन्फॉर्मेशन सेम आती है। जो पहले इन्फॉर्मेशन थी वही सेकंड में, वही थर्ड में भी। तो ये एक प्रॉब्लम है या फिर नहीं है बताओ। कंपोनेंट रीयूज़ तो कर सकते हैं, बट उस कंपोनेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर बार सेम रहती है। हो सकता है मुझे यहाँ पे सनी नेग लिखना था, सूरज पवार लिखना था, सौरभ बिस्ट लिखना था इन कार्ड्स के अंदर, बट हर बार इन्फॉर्मेशन मेरी आती है। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। यस और नो, ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है? फटाफट सभी लोग। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉप्स। ओके, प्रॉप शॉर्ट टर्म फॉर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉप्स हम शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा क्या है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बोलो, प्रॉप्स बोलो, नाम बात एक ही है। दे आर हाउ यू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट डाउन टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। ये चीज़ ध्यान से देखो आप। देखो डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है, डेटा पास करने के बाद मतलब मैं डेटा यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कहाँ से? पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट कौन है, चाइल्ड कंपोनेंट कौन है? चाइल्ड तो ये हो गया कार्ड.jsx। पेरेंट कौन हुआ? जहाँ आपने उसको यूज़ किया। ये कंपोनेंट तो बना लिया, बट इसको यूज़ कहाँ किया? यूज़ मैंने इसको किया app.jsx में। तो
ऐप क्या हो गया, पेरेंट कंपोनेंट, कार्ड क्या हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट। तो पेरेंट से चाइल्ड में मैं डेटा पास कर सकता हूँ। कैसे, देखो HTML ऑलरेडी डज दिस। जिस तरीके से HTML में होता है ना कि इमेज टैग आपने यूज़ किया, उसके बाद SRC लिख दिया, ऑल्ट लिख दिया, या फिर एंकर टैग के अंदर href लिख दिया, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, एग्जैक्टली सेम चीज़। रिएक्ट कंपोनेंट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। ओके, पासिंग एंड रिसीविंग प्रॉप्स। अब पासिंग एंड रिसीविंग, आप पास करोगे एक जगह से दूसरी जगह रिसीव करोगे। पास कहाँ से, पेरेंट से। रिसीव कहाँ से करोगे, चाइल्ड से। ओके, तो सिंपली करना क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, जहाँ पे आपको डेटा चाहिए, उसमें ये जो फंक्शन है, देखो ये फंक्शन दिख रहा है आपको। मैंने आपको जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी, आपको बताया था कि जो फंक्शंस है वो वैल्यूज़ को रिसीव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। उस पैरामीटर को यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ बोल दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया प्रॉप्स। ओके, अभी देखेंगे प्रॉप्स में क्या करना है। अब वैल्यू पास कैसे करते हैं, पास करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं इस तरीके से पास करूँगा यहाँ पे। देखो प्रॉप्स लिखा मैंने, उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सौरभ। इस तरीके से क्या लिखा मैंने, नेम इज इक्वल टू सौरभ। कुछ लिख दिया भाई, ठीक है। हो सकता है इसमें एरर है, हो सकता है इसमें एरर नहीं है। एरर का पता कैसे चलेगा, देखो अभी तो सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, पेज को रिफ्रेश भी कर लो भले ही, मोहित जोशी मोहित जोशी मोहित जोशी, क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंज अभी मैंने नहीं किया। दो चीज़ें ध्यान से देखनी है, यहाँ पे लिख दो आप प्रॉप्स, या फिर कुछ भी लिख दो जो आपकी इच्छा है। तो अब इसके अंदर आप वैल्यू पास करोगे। कैसे पास करोगे, यहाँ से कार्ड आपने यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू सौरभ। तो ये वैल्यू पास हो चुकी है इस लाइन पे, ये वैल्यू पास हो चुकी है इस कंपोनेंट को। तो इसको देखेंगे कैसे, तो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। और कंसोल डॉट लॉग आपको अगर करना है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है डीबगिंग के लिए कि क्या आ रहा है। अगर आपको जानना है कि प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग ही तो करोगे। इसके अंदर नहीं कर सकते हो, रिटर्न के अंदर, वो गलत हो जाएगा। कहाँ यूज़ करना है, रिटर्न से बाहर, कि कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। देखें तो सही कि प्रॉप्स के अंदर आ क्या रहा है। तो आप कहाँ जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, F12 शॉर्टकट है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट। क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। ये बहुत सारे बार क्यों दिखता है, क्योंकि आपका पेज बहुत बार रिलोड होता है। वो क्यों होता है उसको छोड़ दो। तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है नेम सौरभ। इसी तरीके से हमारे पास और भी आ रहे हैं। और एम्प्टी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो आप, इस चीज़ को मैंने यूज़ किया है कार्ड को 3 बार, और हर कार्ड के लिए 2-2 बार प्रिंट हो रहा है। वो 2-2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है उसको अभी छोड़ दो। देखो फर्स्ट कार्ड के लिए 2 बार प्रिंट हुआ, उसके अंदर मैंने कुछ पास किया था तो प्रिंट हो गया। सेकंड कार्ड के लिए कुछ पास नहीं किया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। एंड थर्ड कार्ड के लिए भी सेम चीज़। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट ऐसा ही तो होता है, की एंड उसकी वैल्यू, बीच में कोलन और कर्ली ब्रैकेट्स। एक ऑब्जेक्ट ही तो है। मान लो एक और वैल्यू पास कर दी कि नेम इज इक्वल टू सौरभ। दूसरी चीज़ क्या थी, एज, एज इज इक्वल टू 20, ऐसा कर दिया, एज इज इक्वल टू 20। और इसको रखा आपने इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर, तो एज इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, नेम इज इक्वल टू सौरभ, एज इज इक्वल टू 20। अब ये ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो, नेम इज इक्वल टू सौरभ एंड एज कोलन 20। तो ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, इतना बता दो। ऑब्जेक्ट ऐसा ही तो दिखाई देता है। ये जो प्रॉप्स है, इस प्रॉप्स के अंदर आ क्या रहा है, ये जो प्रॉप्स है इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। यस और नो, यस और नो। जो मेरा प्रॉप्स है, उस प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। जो भी मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ उनका एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो पास हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर से तो वैल्यूज़ निकालनी आपको आती है ना। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से सिर्फ मुझे नेम चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे इस पार्ट पे मुझे सिर्फ नेम चाहिए। तो इसके अंदर से मैं सिर्फ नेम कैसे निकालूंगा बताओ। जब मैं प्रॉप्स को अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो पूरा प्रिंट हो जाता है। मान लो मुझे सिर्फ सौरभ प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। ऑब्जेक्ट जब मैंने पढ़ाए थे तब आपको बताया था ये चीज़, सिर्फ सौरभ प्रिंट करना है, पूरी चीज़ प्रिंट नहीं करनी है। यहाँ पे तो दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई ना, सिर्फ मुझे नेम चाहिए, सिर्फ मुझे एज चाहिए। तो कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया सौरभ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। और हमारे केस में ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रॉप्स। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट कोर्स, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखो सौरभ सौरभ। बाकियों में अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि बाकियों में वैल्यू पास ही नहीं की है, सौरभ एंड सौरभ। तो अब ये सेम चीज़ मैं कहाँ यूज़ कर लूँगा, यहाँ यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। अब इसके अंदर आपको कोई वेरिएबल्स यूज़ करने हो, कहीं पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी हो HTML के अंदर, यहाँ पे इसीलिए इसको XML बोलते हैं। देखो HTML के अंदर ऐसा कर सकते थे आप कि कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर वेरिएबल लिख दिया, नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको XML बोलते हैं। ये एग्जैक्टली HTML नहीं है। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट नेम ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो नेम सौरभ,
अब वही चीज़ मैं एज के साथ कर देता हूँ कि प्रॉप्स डॉट एज, सेम चीज़ कोर्स के साथ, प्रॉप्स डॉट कोर्स, क्योंकि प्रॉप्स मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। अभी मैंने कोर्स सेंड नहीं किया है तो कोर्स के अंदर वैल्यू अभी एम्प्टी होगी। कोर्स को मैं जैसे ही यहाँ से सेंड करूँगा कि कोर्स इज इक्वल टू वेब डेव, तो क्या होगा, कोर्स वेब डेव। बाकियों का एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि बाकियों में मैंने वैल्यूज़ पास ही नहीं की। बाकियों का भी सेम तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मान लो मैं इसी डेटा को यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। मान लो सेकंड में मैंने अपना ही डेटा पास कर दिया, मोहित 80 एंड पाइथन, ठीक है, पाइथन हो गए, पाइथन एंड थर्ड में लेट से पंकज एज 50 एंड कोर्स डेटा साइंस, डेटा साइंस। तो ऑब्जेक्ट कंपोनेंट मैंने एक बार बनाया, और देखो इसके अंदर क्या हुआ, डिटेल सबके अंदर अलग अलग है। देखो कंपोनेंट सेम है, स्टाइल सेम है, सारी चीज़ें एकदम सेम है, बस डेटा चेंज कर दिया मैंने, नेम सौरभ, नेम मोहित, नेम पंकज, सारा डेटा हमारा क्या है यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स यूज़ करने का ये फ़ायदा है, ठीक है। तो प्रॉप्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे पास करनी है, इस तरीके से। यहाँ पे रिसीव कैसे करनी है, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, प्रॉप्स लिख दो, जो आपकी इच्छा है वो लिख दो, प्रॉप्स। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को कैसे आपको वैल्यू निकाल के लानी है पता ही है आपको, कि प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट कोर्स। क्लियर है ये चीज़ सभी को, यस और नो? फटाफट, ये कंपोनेंट्स वाली बात सभी को समझ में आ गई। अब जैसे कंपोनेंट्स को अगर आपको रियल वर्ल्ड में देखना है, यहीं पे देख लो, देखो ये आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, कार्ड तो सभी का सेम है, या फिर ये वाला कार्ड देख लो, ये तो सभी का सेम है। यहाँ पे बस नेम तो चेंज हुआ, नेम चेंज हुआ, प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई, बाकी माइक वाला आइकन, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ट्विक करनी है बस। बाकी देखो यहाँ पे देखो, ये एक आप कंपोनेंट बना लो, इसके अंदर क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। बाकी देखो ये थ्री डॉट्स हैं, ये माइक का ऑप्शन है, ये तो सबके अंदर सेम ही रह रहा है। तो हर जगह कंपोनेंट्स आपके यूज़ हो रहे हैं, ओके। देखो अभी आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये बार बार अलग अलग बनाए होंगे, ये सिर्फ एक बार बनाया हुआ है। उस एक बार के अंदर आप बार बार स्टाइल्स को चेंज कर रहे हो, या फिर डेटा को चेंज कर रहे हो। तो रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, कोई तोप नहीं हो रहा है वहाँ पे, सेम चीज़ है, ओके। तो ये हैं आपके कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। अब कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पे क्या था, तो प्रॉप्स इज जस्ट अ प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, डिस्ट्रक्चर करना। पहले मैं आपको थोड़ा सा जेएस में बता देता हूँ। एसआरसी के अंदर एक न्यू फाइल बना देते हैं, न्यू डॉट जेएस। इस न्यू डॉट जेएस के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट इन्फो इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट ऐसा ही तो होता है कि नेम गीता, एज 30 एंड कोर्स हो जाएगा मेरा वेब डेवलपर से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई सिंगल वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग इन्फो डॉट नेम, जो हमने अभी सीखा, ये आपको पहले से आता था। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आउटपुट में आएगा गीता, क्योंकि इन्फो डॉट नेम क्या है, गीता ही है, ठीक है। और इन्फो डॉट एज में क्या आएगा, इन्फो डॉट एज में प्रिंट हो जाएगा गीता एंड 30, जो कि सही है, आपको पता है। बट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्चरिंग का, इसको ध्यान से देखना। मान लो आपको डॉट डॉट यूज़ नहीं करना है, नहीं है आपकी इच्छा ऐसा करने की, तो क्या करोगे आप ऐसा कर सकते हो कि कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स इज इक्वल टू इन्फो, अगर कुछ याद आ रहा हो तो आपको। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, नेम एज कोर्स, जो इसके अंदर तीन कीज़ है मेरी, नेम एज एंड कोर्स, उसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ और इज इक्वल टू इन्फो लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रक्चरिंग, स्पेलिंग गलत लिख दिया, आई नो, डिस्ट्रक्चरिंग। एंड कंसोल डॉट लॉग, अब मैं सिर्फ अगर नेम लिख दूंगा यहाँ पे तो डायरेक्टली मेरा प्रिंट हो जाएगा गीता, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लो, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं एज कर दूँ तो 30 प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे डॉट एज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्फो डॉट एज, इन्फो डॉट नेम, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए और यहाँ पे जो कीज़ थी वो लिख दी कि नेम एज एंड कोर्स, ये मेरी तीन कीज़ थी, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी और इज इक्वल टू लगा के ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, इन्फो। तो होता क्या है इससे, इस नेम एज एंड कोर्स के अंदर रिस्पेक्टिवली ये एक एक करके वैल्यूज़ आ जाती हैं। डिस्ट्रक्चरिंग क्लियर है सभी को? ये अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट में।
रीस्ट्रक्चरिंग क्लियर है सभी को कि मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर तीन की तीन कीज़ लिख देता हूँ और इज इक्वल टू लगा के ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा? अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स, मुझे पता है तो, और इसके अंदर तीन चीज़ें आने वाली हैं वो भी पता है कि नेम एज एंड कोर्स आने वाला है। तो मैंने कहा मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटाओ, वो जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो प्रोजेक्ट प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट आएगा उसको डिस्ट्रक्चर कर लो यहीं पे कि भाई नेम आएगा, कोर्स आएगा, एज आएगी, ये तीन चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे डॉट नेम वाला सिंटैक्स हटा दो। मैंने कहा सिर्फ नेम लिख दो, यहाँ पे सिर्फ एज लिख दो, यहाँ पे सिर्फ कोर्स लिख दो। क्यों? क्योंकि नेम के अंदर नेम आएगा, एज के अंदर एज एंड कोर्स के अंदर कोर्स। उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर ही तो किया है। देखो ये सिंटैक्स देखो, नेम एज एंड कोर्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इन दोनों में कोई एक पैसे का अंतर है। नेम एज एंड कोर्स, नेम एज एंड कोर्स, बस ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है, वो JSX है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहा ना जावास्क्रिप्ट का, डिस्ट्रक्चरिंग तो डिस्ट्रक्चरिंग है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे बार बार डॉट नेम डॉट एज ना करना पड़े। ऊपर ही लिख दो जो जो आने वाला है, नीचे मैं यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे कोई चेंज आया, कहीं पे हमने गलत कर दिया तो कंसोल ओपन करेंगे, बताएगा मुझे कि प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइंड एट कार्ड डॉट JSX सेकेंड लाइन, कार्ड डॉट JSX सेकेंड लाइन, कार्ड डॉट JSX सेकेंड लाइन। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉप्स डॉट नेम, लेकिन अब प्रॉप्स तो कुछ है ही नहीं ना, तो इस लाइन को ही उड़ा दो यहाँ से। तो अब देखो अभी कोई अंतर आया? नहीं आया। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया? ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है? नहीं है रिएक्ट का कॉन्सेप्ट, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट सीखो तभी रिएक्ट सीख पाओगे। डायरेक्ट अगर रिएक्ट के अंदर आ जाओगे बिना जावास्क्रिप्ट सीखे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये मैंने किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो ये चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रक्चर कर लेते हो, और जनरली ये चीज़ रहती है, आप ऐसे ही यूज़ करोगे जहाँ भी यूज़ करोगे। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को ये चीज़? ठीक है, ओके हो गया। अब देखो जब मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो रिएक्ट का पूरा पॉइंट ही ये है कि वो मेरे वेब डेवलपमेंट को, मेरे फ्रंट एंड को बनाने को आसान कर दे। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने कहा यार चीज़ एकदम रिपीटेड हो रही है कि नेम एज कोर्स, नेम एज कोर्स, नेम एज कोर्स, डेटा चेंज हो रहा है, तो मैं लूप यूज़ कर सकता हूँ, कैसे ना कैसे तो लूप यूज़ कर सकता हूँ। अब कैसे यूज़ कर सकता हूँ अलग बात है, कहीं ना कहीं से मुझे लगा ऐसा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं यार, कार्ड 3 बार लिख दिया, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, तो लूप तो यूज़ हो सकता है। लग रहा है आपको यहाँ पर स्कोप है कहीं ना कहीं पे, लग रहा है आपके अंदर से कहीं से इंस्टिंक्ट आ रहा है कि यहाँ पे लूप यूज़ हो सकता है, इस जगह पे, ये ब्लू वाली जगह पे लग रहा है किसी को कि यहाँ पे लूप यूज़ हो सकता है। और लूप किसका कॉन्सेप्ट है? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। फिर से लग रहा है किसी को कि यहाँ पे लूप यूज़ हो सकता है। देखो कार्ड 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 सेम चीज़, नेम नेम नेम, एज एज एज, कोर्स कोर्स कोर्स, बट वैल्यू चेंज हो रही है। यही तो हमने लूप में पढ़ा था कि यार इन्हीं जगहों पे तो लूप यूज़ करते हैं हम। देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, लूप होता कैसे है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ये रिएक्ट में ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे डायरेक्टली कि रिटर्न के अंदर फॉर लूप यूज़ कर दिया, नहीं कर सकते हो। आपको यूज़ करना पड़ेगा मैप। मैप भी लूप की तरह तो काम करता है भाई, कोई इसमें नई चीज़ थोड़ी है। मान लो ये पूरा मैंने कमेंट किया, तो मैंने एक एरे बना लिया। एरे कैसा होता है कि कॉन्स्ट नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से एक एरे बना लिया। इसके अंदर मैं मैप यूज़ कर लेता हूँ। कैसे? नम्स डॉट मैप, एक फंक्शन है नम्स डॉट मैप। इसके अंदर मैंने क्या कहा था, इसके अंदर का नम्स के अंदर का जो हर एक आइटम है वो मुझे एक एक करके मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उसको स्टोर करना पड़ेगा। मैंने कहा लेट से इस ELEM इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और एक एरो फंक्शन, ये एरो बनाया, और कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, इस तरीके से। इसको अगर मैं रन करूँ तो 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा जो एरे के अंदर आइटम्स हैं। इसको मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, ठीक है। टर्मिनल यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, इसको बंद किया, इसको इधर कर दिया, तो आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 जो इसके अंदर है। इसको 10 कर देता हूँ चलो आपकी तसल्ली के लिए। 10 2 3 4 जो एरे के अंदर आइटम है वो मुझे दिखाई देंगे यूजिंग मैप। तो मैप ये है। क्या मैं मैप को ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि कॉन्स्ट इन्फो इज इक्वल टू, इस तरीके से एक, देखो मैं एग्जैक्टली ना ही ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा ना ही एरे यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने क्या पढ़ा
मैंने पढ़ा मैं मैप यूज़ कर सकता हूँ एरे के अंदर, ठीक है। एरे के अंदर मैंने कहा नॉर्मल आइटम है, इस तरीके से 10 2 3 4 नॉर्मल आइटम है। मैंने कहा अब एक एरे बनाओ, एरे बना दिया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट रख लो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट रख लो। इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होगा कि इन्फो इज इक्वल टू ऐसा, नहीं, सिंपल ऑब्जेक्ट ऐसे कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ आप कि नेम, किसका नेम यूज़ करें, सूरज, नेम सूरज, कॉमा लगाया। और उसके बाद मैंने यूज़ कर लिया नेम के बाद क्या था, एज 45। तीसरी चीज़ कोर्स, लेट से पाइथन, इस तरीके से। अब एक एरे के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूँ, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, कॉमा लगाया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। नेम पंकज, एज 67, कोर्स डेटा साइंस, डेटा साइंस। ये समझ आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, ये समझ आ रहा है स्ट्रक्चर सभी के, ये बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रक्चर को समझना। एक एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा मल्टीपल आइटम्स अगर हो सकते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख दो। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एरे के अंदर तो है। मैंने कहा नॉर्मल आइटम तो रख ही सकते हो, इस बार ऑब्जेक्ट रख के देख लो। ये समझ आ रहा है सभी के ये स्ट्रक्चर, यस और नो। अभी मैं आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रिएक्ट के अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है और कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। रिएक्ट को ऐसा मत समझो कि कोई नई चीज़ में सीख रहा हूँ, नहीं। इन्फो एक नहीं, यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। इन्फो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो क्या है इन्फो, इन्फो एक एरे है, इन्फो एक एरे है। सबसे बाहर लेवल पे देखो ना, सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, एरे हुआ। बट एरे किसका, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, दिस इज एरे ऑफ इंटीजर्स, दिस इज एरे ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर इंटीजर्स है। ये क्या है, एक एरे ही तो है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये चीज़ है, इसको समझो कि मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा क्या, मैप। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्फो डॉट मैप और एलिमेंट, एलिमेंट के बाद मैं लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, कि जो भी एलिमेंट आएगा उसको आपको प्रिंट कर देना है। अब ये बताओ मेरे को, जब इसके अंदर मैप लगाया तो पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। मतलब हर एक एलिमेंट मुझे एक एक करके मिलता जाता है, हर एक एलिमेंट। अब ये इन्फो वाले एरे में एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एलिमेंट क्या था, एक इंटीजर, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में 2 ऑब्जेक्ट दिखने चाहिए, दिख रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट, नेम सूरज एज 45 कोर्स पाइथन, नेम पंकज एज 67 कोर्स डेटा साइंस, दिखाई दे रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है या नहीं है, हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ, एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ कॉमा लगा के, एक और ऑब्जेक्ट, और देखो सबका स्ट्रक्चर सेम रखना, ओके। स्ट्रक्चर भले ही मैं यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ योर नेम, या फिर मतलब जो भी आपकी इच्छा है, स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो, बट करना नहीं है ऐसा, उससे कॉन्टीन्यूटी नहीं आएगी, ठीक है। तो नेम में लेट से मैंने लिख दिया गीता, एज में मैंने लिख दिया 30, एंड कोर्स में लिख दिया वेब डेव, वेब डेव। तो क्या होगा, पहले 2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे, अब एक और दिखाई देगा कि नेम सूरज, नेम पंकज, नेम गीता। तो ये मैप यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, ये सभी के समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिएक्ट में काम आएगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी रिएक्ट में दिखाऊंगा इसका काम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये टास्क थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, सिंपल एलिमेंट को कंसोल डॉट लॉग नहीं करना है, क्या करना है, ये होता तो एक फंक्शन ही ऐसा कर सकता हूँ ना, ये एक एरो फंक्शन ही तो कर्ली ब्रैकेट लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले तो नेम प्रिंट करो अलग से, कंसोल डॉट लॉग नेम प्रिंट करो। अब एलिमेंट तो है, अब एलिमेंट के अंदर से नेम कैसे प्रिंट करो, बता सकता है कोई, कि नेम प्रिंट करना है इस एलिमेंट के अंदर से। अब एलिमेंट पूरा ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम कैसे निकाल के लाऊं, बता सकता है कोई। ऑब्जेक्ट मेरा ELEM एलिमेंट के अंदर है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो कैसे होगा।
कर सकता है कोई बाय इंडेक्स? नहीं, ध्यान से सुनो, आपको ये आता है बस आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैंने कहा एलिमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो क्या यूज़ करूँगा। और सबके अंदर देखो प्रॉपर्टी भी सेम है, सबके अंदर प्रॉपर्टी सेम है, नेम एज कोर्स, नेम एज कोर्स, नेम एज कोर्स। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना, सबके अंदर सेम चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट डॉट नेम नहीं लिख सकता मैं? देखो एलिमेंट के अंदर है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, तो एलिमेंट डॉट नेम लिख सकता हूँ। पहली बार एलिमेंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट, दूसरी बार एलिमेंट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट, तीसरी बार एलिमेंट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट। तीन के तीन ऑब्जेक्ट दिखाई एकदम सेम देते हैं। अंतर किस चीज़ का है? अंतर डेटा का तो है, बाकी कीज़ तो सेम है, नेम एज कोर्स, नेम एज कोर्स। तो मैं एलिमेंट डॉट नेम तो लिख सकता हूँ। अब इसको रन करके देखो तो सबका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब नेम प्रिंट हो जाएगा तो एज भी प्रिंट हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ एलिमेंट डॉट एज, एज प्रिंट हो जाएगी तो कोर्स भी प्रिंट हो जाएगा। कोर्स देखो, सूरज 45, पंकज 67। अब ये क्या आ रहा है देखो, पहले सूरज प्रिंट हुआ, उसके बाद सूरज की एज प्रिंट हुई। अच्छा मैंने क्या गलत हुआ यहाँ पे? ओह, दोबारा रन करने पे सही हो गया। सूरज 45 पाइथन, पंकज 67 डेटा साइंस, गीता 30 वेब डेव। ये समझ आया या फिर नहीं आया बताओ? देखो एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू कैसे एक्सेस करते हो? डॉट लगा के तो एक्सेस करते हो। सभी बताओ एक बार, ये क्लियर है कि यहाँ पे ये मैप मैंने कैसे यूज़ किया और ये इंडिविजुअली डेटा कैसे लेके आया मैं? ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है वो डेटा ये है, बात तो सही है। वो जो डेटा वहाँ है तो यही डेटा तो है, यहाँ से हटाया, ऐप डॉट जेएसएक्स में ले गया। और अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना तो रिटर्न के ऊपर डिक्लेयर करो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ठीक हो गया। आपने कहा ठीक है, एरे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने कहा अगली चीज़ इन तीन के तीनों को हटा दो। आपने कहा ठीक है, हटा दिया, हटा दिया। अब मुझे यूज़ करना है मैप। यहाँ पे क्या यूज़ करना है? मैप यूज़ करना है। इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ पहले। मुझे क्या यूज़ करना है? मैप यूज़ करना है। मैप मतलब, अब मैंने कहा था रिटर्न क्या कर सकते हो आप? HTML रिटर्न कर सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ मैप यूज़ करना है। मैप यूज़ करने का मतलब हो गया जावास्क्रिप्ट। तो अगर इस XML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो कर्ली ब्रैकेट। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, अब मैं मैप यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा info डॉट मैप, उसके बाद मान लो मैंने लिख दिया आइटम या फिर एलिमेंट, जो आपको लिखना है। मैंने लिख दिया एलिमेंट इस तरीके से, इज इक्वल टू ये एरो फंक्शन वाला सिंटैक्स। यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ध्यान से देखना, वहाँ तो आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने में अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखना क्या प्रॉब्लम होगी, बट मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिया जैसे मैंने वहाँ किया था। एग्जैक्ट सेम चीज़ की है, इन्फो डॉट मैप एलिमेंट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो जो डेटा है प्रिंट नहीं करना है, कार्ड के अंदर पास कर देना है। वही तो करना था ना, कार्ड के अंदर पास करना था। तो यहाँ पे लिख दो कि कार्ड, और कार्ड तीन चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। नेम, नेम कहाँ पे है? एलिमेंट डॉट नेम के अंदर है नहीं है? दूसरी चीज़ क्या पास करनी थी? एज, एज किसके अंदर है? एलिमेंट डॉट एज के अंदर एज है नहीं है? तीसरी चीज़ कोर्स, एलिमेंट डॉट कोर्स, इसके अंदर कोर्स है नहीं है? बताओ। देखो घंटों का काम मिनटों में हो गया, 3 लाइन को 1 लाइन में बना दिया। पहले 3 बार काट काट काट। अब आपको अगर कोई डेटा चेंज करना है, यहाँ चेंज करोगे इस एरे में, आउटपुट में आपको यहाँ दिखाई देगा। बट अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कहेगा अभी, ये कुछ ऐसा कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है ना, यहाँ पे आपको या तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अगर कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप देखो रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज हो जाता है। अगर आपने इस पॉइंट पे, इस एरो के बाद इस पॉइंट पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए तो आगे से आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने रिटर्न लिखा, देखो डेटा एकदम सेम आया, आया या फिर नहीं आया? देखो हार्ड कोडेड डेटा भी सेंड नहीं करना पड़ा, और जो मेरा कंपोनेंट था वो भी रीयूज़ हो गया, डेटा भी एकदम परफेक्टली शो हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर मुझे एक और कार्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा करूँगा, सिर्फ यहाँ पे नेम, अब लेकिन स्ट्रक्चर सेम रखना है, स्ट्रक्चर सेम नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी। नेम मोहित,
एज 34, कोर्स कोर्स मान लो सोशल मीडिया। अब क्या होगा देखो, वो कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बस इतना करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे डेटा ऐड कर देना है। इतनी यहाँ पे डेटा ऐड किया, यहाँ पे अपना सारा काम बना हुआ है एकदम, तो ये हमारा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले किया था सेम वही है, देखो नेम पास किया, एज पास की, कोर्स पास, बस पास करने का तरीका मेरा चेंज हो गया। ये क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ बताओ, यहाँ पे जो हुआ अभी? यस और नो? ठीक है। अब मैंने कहा था या तो आप यहाँ पे रिटर्न यूज़ करो, बट जनरली आप देखोगे यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा होगा, और अगर रिटर्न हटा दोगे तो आउटपुट में कुछ आएगा नहीं। तो क्या आप इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो कर्ली ब्रैकेट आपने यूज़ किया ना, ये जस्ट इसके बाद इसको हटा के पैरेंथेसिस यूज़ कर लो, यहाँ पे पैरेंथेसिस, और ये वाला हटा के यहाँ भी पैरेंथेसिस, तो अब भी आपका काम हो जाएगा। अब रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर पैरेंथेसिस लगाओगे तो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से रिटर्न हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, पैरेंथेसिस यूज़ करना है, इस तरीके से। अब आपका काम बिल्कुल ही आसान हो गया है। ये 3 लाइन का आपका जो कोड है, ये कार्ड कंपोनेंट को बार बार रन करता है, उसके अंदर डेटा बार बार पास होता रहता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपके मन में कोई शंका है तो ये बताओ।